अखिलेश के सोशल इंजीनियरिंग को योगी करेंगे ध्वस्त। अब यूपी में नहीं फैलेगा जातिवाद का जहर। यूपी में अखिलेश यादव ने जातिवाद का ऐसा जहर फैला दिया है कि उत्तर प्रदेश को उसने पूरी तरह से जकड़ लिया है। लेकिन अब योगी इस जहर की काट बनेंगे और अखिलेश के जातिवाद के जहर को जड़ से मिटा देंगे। और तो और अखिलेश यादव पर अब ऐसी कार्रवाई होगी कि वो कभी भी जातिवाद का जहर नहीं खोल पाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त अखिलेश यादव कभी मायावती की सोशल इंजीनियरिंग वाला फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं, लेकिन उसकी काट बीजेपी ने निकाल ली है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ब्राह्मण समुदाय पर की गई टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते नजर आए। पाठक ने अखिलेश यादव की राजनीति को जातिवाद में डूबी हुई बताते हुए सपा पर समाज में जाति आधारित विभाजन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सपा ने समाज में जातिवाद का जहर बोया है। उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश को लताड़ा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव को ब्राह्मण समाज पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनका यह बयान अखिलेश यादव द्वारा बुधवार को संवाददाताओं को संबोधित करने के बाद आया। पाठक ने सपा के शासनकाल में ब्राह्मण समाज के खिलाफ अत्याचार और अपमान के कई उदाहरण भी गिनाए। उन्होंने कहा, कन्नौज के मासूम नीरज मिश्र की गर्दन कटवाकर लखनऊ मंगवाने का काम सपा के शासन में हुआ। इटावा में वाजपेयी परिवार का सार्वजनिक अपमान किया गया। सपा के शासनकाल में पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज पर संगठित ढंग से अत्याचार हुए। जब जब ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ, तब तब प्रदेश में सपा की सरकार रही। उप मुख्यमंत्री ने सपा पर ब्राह्मण समाज को लगातार निशाना बनाने और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव हैं ब्राह्मण विरोधी। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मण विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। कहा था कि समाज के सभी वर्ग मिलकर इस सरकार को हटा देंगे। अखिलेश यादव ने पार्टी राज्य मुख्यालय पर पूर्व सपा विधायक पवन पांडे की अगुवाई में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी और उनकी समस्याएं सुनी थी। इसके बाद उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ब्राह्मण विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। उन्हें हाथा नहीं भाता, तिलक नहीं लुभाता, क्योंकि आप विरोधी हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर कर सकते हैं, इसलिए सब राजनीतिक कार्रवाई दिखावा महज है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को निर्वतमान मुख्यमंत्री बताते हुए कहा, ये निर्वतमान मुख्यमंत्री हैं, इसलिए अन्याय ज्यादा हो रहा है। दो उप मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने कहा, ब्राह्मण उत्पीड़न का सवाल हम लोगों ने कोई पहली बार नहीं उठाया है। ब्राह्मणों को क्यों खुश करना चाहते हैं अखिलेश? सपा की 4 दशक की राजनीति में पहली बार 2024 में ब्राह्मण चेहरे को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पार्टी की नुमाइंदगी दी गई। वह भी उस दौर में जब पीडीए अखिलेश यादव का सबसे कारगर सियासी हथियार साबित हुआ। इसका समर्थन विरोध में कुछ दबे कुछ मुखर स्वर सपा के भीतर भी रहे और खुली मुखालफत और सवाल बीजेपी और बसपा की ओर से भी पूछे गए थे। जातीय जनगणना, संविधान बचाओ जैसे मुद्दों के बीच में पिछड़ा दलित राजनीति की धुरी हमें देखने को मिली थी। ऐसे में अखिलेश के इस फैसले के बाद चर्चा भी चल पड़ी थी कि क्या ब्राह्मणों की गोलबंदी के लिए सियासी कसरत अखिलेश यादव कर रहे हैं। राजनीति के जानकारों का कहना था कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर माता प्रसाद पांडे का चुनाव अखिलेश के सामाजिक दांव से अधिक पार्टी और सदन के भीतर संतुलन की कवायद थी। खासकर शिवपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं के रहते सैफई परिवार से बाहर किसी मुफीद चेहरे का चुनाव आसान नहीं था। और एक बार फिर पीडीए में ब्राह्मण जोड़कर अखिलेश सोशल इंजीनियरिंग वाली राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने पीडीए में पी का मतलब पंडित जी बताया था, जिसके बाद अखिलेश यादव को ब्रजेश पाठक ने सियासी लताड़ लगाई। सियासी समीकरण में अहम रहे ब्राह्मण। यूपी में सियासी दल और ब्राह्मण संगठन 10 से 12% ब्राह्मणों की आबादी का दावा करते हैं। 90 के दशक में मंडल के उभार के पहले ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समीकरण के जरिए कांग्रेस सत्ता में हावी रही। यूपी में सभी ब्राह्मण सीएम भी कांग्रेस के दौर में ही हुए।
मंडल और कमंडल की राजनीति में ब्राह्मणों ने बीजेपी का साथ पकड़ा तो उसके सियासी खूंटे से कमोबेश वैसे ही बंधे जैसे यादव सपा और दलित बसपा के साथ। 2007 में मायावती ने जरूर ब्राह्मण दलित की सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला निकाला और नारा लगाया, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। बसपा सत्ता में आ गई थी। क्या कहते हैं सीएसडीएस के आंकड़े? सीएसडीएस के आंकड़े कहते हैं कि तब भी ब्राह्मणों का सर्वाधिक वोट बीजेपी को गया था, लेकिन 2002 के मुकाबले बसपा को ब्राह्मणों के 11% से ज्यादा वोट मिले थे। पार्टी के 40 विधायक इस बिरादरी के थे, जबकि 2012 में सपा से 21 ब्राह्मण जीते थे। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव से ही एक बार फिर ब्राह्मण वोट बीजेपी के साथ लामबंद हो गए। सीएसडीएस के मुताबिक 2019 में 80% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिले और 2022 में भी कमोबेश यही ट्रेंड चला। विधानसभा में पहुंचने वाले 52 ब्राह्मणों में 46 एनडीए के थे। विश्लेषकों का कहना है कि वोटों के गणित के साथ ही परसेप्शन की केमिस्ट्री में भी यह बिरादरी असर दिखाती है। संभावनाओं की जमीन क्या है? सपा में ब्राह्मण चेहरे का चुनाव अगर संयोग ही मान लिया जाए तो भी मौजूदा सियासी जमीन पर उसे प्रयोग के तौर पर ही देखा जा रहा है। हालिया लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण वोटरों की असर वाली धुरहरा, सीतापुर, बांदा, बलिया, बस्ती, इलाहाबाद, चंदौली, जौनपुर और कई सीटें सपा के खाते में गई। इसलिए 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा यहां भी विस्तार की संभावनाएं देख रही है। सपा के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं, सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया पर आप मत जाइए। लोकसभा चुनाव में भी यादव मुस्लिमों को कम टिकट मिलने पर उनके खिसकने के कयास लग रहे थे, लेकिन सपा के साथ वो भी खड़े थे और ब्राह्मण भी। अखिलेश अपने कोर वोटरों को यह बात समझाने में सफल रहे कि बीजेपी को हराने के लिए सबको जोड़ना होगा। यह बात 2027 की रणनीति के लिए लागू होती है। बसपा की चिंता अब यह है कि उसका अपना दलित वोट खिसक रहा है और सपा अगड़ों में ही हिस्सा बढ़ाने में जुटी है। ऐसे में हाशिए पर चल रही बसपा को सर्वाधिक नुकसान दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अंतर कलह से जूझ रही बीजेपी के सामने पिछले एक दशक में कमाई उस पूंजी को बचाने की चिंता है, ऐसा समाजवादी पार्टी कहती है, लेकिन ऐसा है नहीं। हालांकि पार्टी के कोर वोट को लुभाने की सपा की चाल ने उसकी चिंता और बढ़ा दी है और इसीलिए वो आरोप लगा रही है कि बीजेपी ब्राह्मणों पर अत्याचार करती है। विधानसभा में ब्राह्मणों की कितनी नुमाइंदगी? 87 ब्राह्मण विधायक थे 1980 में विधानसभा के अंदर। 41 ब्राह्मण 2002 में विधानसभा पहुंचे। 56 विधायक ब्राह्मण थे 2007 में। 47 ब्राह्मणों की नुमाइंदगी रही 2012 में। 58 विधायक ब्राह्मण थे 2017 में। 52 ब्राह्मण विधायक जीते 2022 में। 2027 में किसके होंगे ब्राह्मण? यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल ब्राह्मण वोटरों पर दांव लगाने में जुट गए हैं। अब क्या समाजवादी पार्टी, क्या बहुजन समाज पार्टी और क्या बीजेपी, सभी पार्टियां ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने में लग गई हैं। अभी से ही सियासी गलियारों में इस बात के कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि 2027 में सूबे में किसकी सरकार बनेगी। इसके अलावा सूबे की सियासत में सबसे अहम माने जाने वाले जातिगत समीकरणों से निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जा रही है। खैर, इन सब के बीच जो आबादी सबसे अधिक चुनावी परिणामों को प्रभावित करती आई है वो है ब्राह्मण। सूबे में भले ही ब्राह्मणों की आबादी 12% हो, लेकिन सत्ता में दखल का एक लंबा इतिहास ब्राह्मणों का रहा है। यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में इस आबादी की भागीदारी अहम होती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं की डिमांड का असर आप पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ही राष्ट्रीय दलों ने भी इस जाति विशेष को आकर्षित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहां तक कि अवध और पूर्वांचल की सियासत में इनका दबदबा माना जाता है। 60 सीटों पर ब्राह्मण निर्णायक। आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि 403 में से 60 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां ब्राह्मण मतदाता निर्णायक की भूमिका में है। यहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 20% से ज्यादा है। प्रयागराज समेत 4 ऐसे भी विधानसभा क्षेत्र हैं जहां ब्राह्मणों की संख्या 40% से भी ज्यादा है।
ऐसे में यूपी की सत्ता हासिल करने को हर सियासी पार्टी ब्राह्मणों को खासा अहमियत देती आ रही है। वहीं अब की सबकी नजर ब्राह्मण मतदाताओं पर एक बार फिर से है, खासकर अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में। प्रदेश में ओबीसी, एससी और मुस्लिम मतदाताओं के बाद सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की ही आबादी है। सूबे में करीब 12% ब्राह्मण मतदाता हैं, जो केवल चुनाव में निर्णायक भूमिका नहीं निभाते बल्कि चुनावी माहौल बनाने में भी आगे हैं। वहीं संख्या ठीक ठाक होने के बावजूद ब्राह्मणों के लिए कोई खास पार्टी तय नहीं है। जैसे यादवों के लिए समाजवादी पार्टी, तो दलित मतदाताओं के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ ही अन्य कोई छोटे बड़े दल हैं। लेकिन ब्राह्मण मतदाताओं को किसी एक विशेष पार्टी के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। पहले कांग्रेस में ब्राह्मणों की भूमिका जरूर अहम थी, लेकिन अब नई पीढ़ी के आने के बाद से वो समाप्त हो चुकी है। ब्राह्मण मतदाताओं के साथ सामान्य वर्ग की अन्य जातियों के मतदाता भी जुड़ते हैं। इसमें कायस्थ, भूमियार, बरनवाल, बनिया, राजपूत समेत अन्य जातियां शामिल हैं। आमतौर पर ठाकुर और ब्राह्मणों में मतभेद की बात कही जाती है, लेकिन कई मुद्दों पर ब्राह्मण और ठाकुर भी एक हो जाते हैं। ऐसे में किसी पार्टी के साथ ब्राह्मण मतदाताओं के जुड़ने से अन्य सामान्य वर्ग की जातियों पर भी प्रभाव पड़ता रहा है। वहीं पिछले चुनाव से पहले बसपा ने प्रदेश के सभी जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन कराए थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया था, तो बीजेपी ने ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए ब्राह्मण नेताओं की कमेटी तक बना डाली थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ब्राह्मण 2027 में किसका साथ देंगे। फिलहाल ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन ब्राह्मणों को साधने में इस वक्त बीजेपी आगे है। बहरहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।